नमस्कार, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी के डेली जीके जीएस क्लास में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप सबके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूं, जो कि आपके इंडियन आर्मी जो कि 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी जो कि 25,000 की जो वैकेंसी आई है 2021 में उसके लिए, और ग्रुप डी रेलवे जो है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर अन्य भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका जीके जीएस के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए, एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा आप इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, निम्न में से इससे यह किससे, ठीक है, निम्न में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश, यहाँ पे है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। चलिए मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल था, निम्न में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या प्रकाश विद्युत प्रभाव? जल्दी से आंसर करेंगे। आपसे सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं? जल्दी से बताइए। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकंड का ही टाइम में रहेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा इसका, ये कलर, हाँ नहीं ठीक, ये वाला ठीक है, ये कलर ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। ये ध्रुवण को ही फ्रेंड्स पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन भी कहते हैं ध्रुवण को ही, और इसी की वजह से, यानी कि पोलराइजेशन की वजह से ही क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो व्यतिकरण है, ऑप्शन नंबर बी में जो व्यतिकरण है, ये व्यतिकरण, इसी व्यतिकरण के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साबुन का बुलबुला किस कारण से चमकता हुआ दिखाई देता है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप उस समय अपना जवाब देंगे व्यतिकरण के कारण, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? आपसे सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन, जिसका कि अगर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो आप कहेंगे O2, ठीक है। साथ साथ में इसे भी ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो O2 होता है, और हाइड्रोजन तो सीधे सीधे H कह देते हैं, नाइट्रोजन को N कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, इसके सूचक है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 होता है, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, और ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन। और लोहा की बात रही तो लोहा को हम Fe कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो अणुचुंबकीय कौन है? ऑक्सीजन है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान में रखेंगे, एक मिनट मैं इसे रब कर दूँ, और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए कोई नहीं, हम इसको पूरा मिटा देते हैं। और यहाँ पे ध्यान में रखिए आप आंसर कि ये ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एल्युमिनियम, सोडियम और क्रोमियम भी होगा। एल्युमिनियम, सोडियम, और उसके बाद फिर सोडियम के बाद फिर क्रोमियम, यहाँ पे
क्रोमियम भी होगा, ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और क्रोमियम ये क्या होते हैं, प्रकृति में अणुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से। सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है बस इसका राइट आंसर करने के लिए। सवाल है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सोडियम सिलिकेट। ध्यान में रखेंगे, सोडियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोडियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, दिए गए में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता। ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रेलवे के दृष्टिकोण से। ये जो रेलवे ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, तो उसमें आपका या तो ग्रुप डी या एनटीपीसी या फिर आर्मी, इन तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन साइंस से है तो तीनों में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया, दिए गए में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता, आपसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है दाब, ठीक है। दाब यानी कि प्रेशर, दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं। आपसे पूछा गया था, दिए गए में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता, तो दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बाकी सारे जो हैं ताप, माध्यम और आर्द्रता, इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। J.H. वैन, उसके बाद है J.H. वैन टेसल, उसके बाद है J.C. पेरियार, उसके बाद है W.L. जेडसन या फिर नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, J.H. वैन टेसल या फिर J.C. पेरियार या W.L. जॉर्डसन या फिर नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो 5 सेकंड चलिए देते हैं, आपके पास 5 सेकंड तो है ना। ओके गाइस, तो देखते हैं इसका राइट आंसर जो होगा J.H. वैन टेसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा गया है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से या आयाम से। फ्रेंड्स ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में या फिर आपके रेलवे एनटीपीसी में या आर्मी में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे याद रख लेंगे कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस से। जल्दी से बताइए, आप देते हैं 5 सेकंड आपको। 5 सेकंड मैं आपके नहीं लूँगा, ठीक है। आप 5 सेकंड आपका है, आप लीजिए टाइम। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके ऊपर, तो ये है तरंगदैर्ध्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तरंगदैर्ध्य पे निर्धारित होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है क्या चीज़, ऊष्मीय चालकता, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा विकिरण, विशिष्ट ऊष्मावधारिता। जल्दी से बताएंगे आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, किस चीज़ को मापने का काम करता है ये बोलोमीटर, आपको बताना है। 5 सेकंड आपके पास टाइम है। ओके, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऊष्मा विकिरण, ठीक है। ऊष्मा विकिरण यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट है, VVI है,
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, लाल, हरा और नीला, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ये तो है ही नहीं। अगले में देखते हैं, अगला में लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, चलिए मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है, जल्दी से बताइए, स्तनधारी कौन नहीं है। स्तनधारी का मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। पहले इसका आंसर कीजिए, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है। ओके, तो ब्लू व्हेल ध्यान में देंगे, ब्लू व्हेल हमारा राइट आंसर है। ब्लू व्हेल किधर गया, ब्लू शार्क है, सी लायन है, पर यहाँ पे होना चाहिए था ब्लू शार्क। हाँ, ब्लू शार्क है ना, सही है, मैंने व्हेल कह दिया। ब्लू शार्क यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये आपसे पूछा गया था सवाल, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो ब्लू शार्क स्तनधारी नहीं है, जबकि डॉल्फिन है, किलर व्हेल है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सी लायन, जो कि ये भी है, पर ब्लू शार्क ये स्तनधारी नहीं है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। फ्रेंड्स, आपने सोचा भी होगा कभी कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा सोचा होगा। चलिए कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ। आपको बताना है कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इससे परिचित होंगे इस क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, या एसएससी, जीडी, या रेलवे, या ग्रुप डी, या फिर आपका सिपाही का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जितने भी सिपाही ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, सीआरपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, या रेलवे में ग्रुप डी हो गया, और उसके बाद फिर आर्मी हो गया या होम गार्ड हो गया, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसके प्रैक्टिस मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, आप निश्चिंत होकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। नित्य दिन मैं कहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक बार प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में पता चले, वो भी ये इस क्लास से ज्वाइन हो पाएँ। ठीक है, देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले भारतीय का नाम आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राज रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर राज रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राज रेड्डी, ध्यान में देंगे। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय का नाम डॉक्टर राज रेड्डी है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल, कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS क्या है, छोटा बाइट, सबसे अच्छा भाषा, तर्क सिद्धांत पर आधारित भाषा, या फिर नई उच्च स्तरीय भाषा। जल्दी से बताएंगे, कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS क्या है। ओके, तो 5 सेकेंड ही हैं आपके पास। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नई उच्च स्तरीय भाषा। ये जो है 4LS, ये क्या है, नई उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, डायोड में धारा कितनी दिशा में प्रवाहित होती है। जल्दी से बताएंगे, डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है या प्रवाहित होती है। दोनों दिशा, एक दिशा डायोड से धारा प्रवाहित ही नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन भी फिजिक्स से है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी कोली के नज़रिए से। डायोड में धारा कितनी दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि 5 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे आप ध्यान में देंगे कि एक ही दिशा में डायोड क्या करता है, केवल एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देता है डायोड। ठीक है,
चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्लाज्मोडियम जीवाणु किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया की, हैजा की, सोने की बीमारी की, या इनमें से कोई नहीं? ये जो प्लाज्मोडियम जीवाणु है यह कौन सी बीमारी को जन्म देता है? यहाँ पे यह पूछा गया है। आप बताएंगे जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को जन्म देने का काम करते हैं प्लाज्मोडियम जीवाणु। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते ये जो सीसी मक्खी थी ना, ये जो सीसी मक्खी, ये सोने की बीमारी जो है सीसी मक्खी, यहाँ से आप ये तो मलेरिया ध्यान में रखेंगे ही, और सोने की बीमारी सीसी मक्खी के कारण होता है। सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी के काटने के कारण। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना मापक्रम तक मापा जा सकता है? तो इस जगह पे जो हमारा राइट आंसर है, चलिए आंसर कीजिए पहले आप, देखते हैं। ओके, तो 5 सेकेंड हो चुके हैं, टाइम अप। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक माप सकते हैं किससे? विकिरण पायरोमीटर से। ध्यान में रखेंगे, विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को मापा जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत के लिए अत्यंत उपयोगी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है क्या? जल्दी से बताएंगे, भारत के लिए अत्यंत उपयोगी ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो ही चुके हैं आपके। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, आप सभी लोग जानते हैं, सौर ऊर्जा। आप सभी लोग यह बात सोच सकते थे कि हमारे भारत में इन्वायरमेंट को कम प्रदूषित होने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नांकित वैसे कौन सी फसल सहायक है? निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए? यानी कि मिट्टी में हम लोग क्या देते हैं, ज़्यादा उपज हो इसके लिए क्या देते हैं? यूरिया देते हैं। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्न में से कौन सी फसल सहायक है मिट्टी में? चावल, गेहूँ, बीन्स या मकई? जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, 5 सेकंड पूरे हुए, टाइम अप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीन्स ध्यान में रखेंगे आप। बीन्स जो है ये ऑप्शन नंबर सी, बीन्स, यही हमारा राइट आंसर है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स उपयोगी है। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन की उपयोगिता के लिए। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। और आपको अगर क्लास पसंद आया है, समझ में आया है, तो क्लास को लाइक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को जो मैंने क्वेश्चन करवाया क्लास में, अगर वो डिटेल क्लास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि मुझे खुद डिटेल पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर उसको डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में ही करवाऊँगा। लेकिन कुछ आप ही लोग के बीच में से कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर के थ्रू करवाऊँ, यानी कि टू द पॉइंट करवाऊँ, तो मैं इस वजह से ऐसा करवा रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में से किसी 1-2 लोगों ने कहा है कि इसी तरह से करवाएं, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। वरना क्वेश्चन को डिटेल लेके चलना मेरी आदत है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे कि मैं क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन को डिटेल करवाऊं, तो वो मैं ज़रूर करवाऊंगा, बशर्ते आप लोग क्लास में बने रहिए और अपने सही सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद।